नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। असहनशीलता पर बहस साहित्यिक संस्थानों से शुरू हुई, फिर सड़कों पर बवाल मचने के बाद संसद तक जा पहुंची। लोकसभा में आज असहनशीलता पर चर्चा शुरू हुई तो वाद विवाद और हंगामा भी हुआ। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू का जवाब था कि असहनशीलता कोई नया मामला नहीं है। जिसे आज असहनशीलता कहा जा रहा है, वैसा माहौल तो देश में पहले भी था। अब ये सवाल बीच बहस में है कि असहनशीलता अगर पहले थी तो क्या आगे भी चलती रहेगी? आखिर असहनशीलता खत्म करने का उपाय क्या है? मेरा आप सब लोगों से दोनों तरफ से इतना ही निवेदन, आरोप प्रत्यारोप सब होंगे, यहाँ हम कम से कम इंटॉलरेंस नहीं दिखाएं, सुन ले एक दूसरे की बात। महीनों से देश भर में चर्चा का विषय बनी असहनशीलता पर सोमवार को संसद में बहस शुरू हुई। ये चिल्लाते क्यों हो? ये चिल्लाने का एक मिनट बैठिए। असहनशीलता पर जैसे देश के विचार बंटे थे, वैसे ही लोकसभा में नेताओं के विचारों का मतभेद भी खुलकर सामने आया। प्राइम मिनिस्टर के वक्तव्यों पे भरोसा रहता है। कांग्रेस और लेफ्ट को जहां देश के माहौल में असहनशीलता दिखी, तो वहीं समाजवादी पार्टी का कहना था कि कुछ लोग तिल का ताड़ बना रहे हैं। Please now don't do that. सबने दिया है नोन। इस मुद्दे पर जितनी ज्यादा चर्चा की जा रही है, उतना ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये देश ऐसा है जो दुनिया में सबसे ज्यादा सहिष्णुता इसी देश ने हमेशा दिखाई है। अतीत हमारा इस बात का साक्षी है। कुछ मामलों को लेकर बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बात करना वो देश के हित में नहीं है। मैं तो बल्कि ये कहूं कि अगर असहिष्णुता कहा जाए, जो विषय में भी दिया गया है, वो कम है अल्फाज के लिहाज से। जो मेजोरिटेरियनिज्म है, उसका टायरनी एक विस्फोटक स्थिति पैदा कर रही इस देश को, और यही कारण है ये मामला सिर्फ राजनीतिक चर्चा के विषय नहीं रहे। असहनशीलता पर बहस के दौरान ही संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि आजकल जिन बातों को असहनशीलता बताया जा रहा है, वैसी बातें और घटनाएं तो पहले भी होती रही हैं। ये पहली बार नहीं है, पहले भी होता रहा। ऐसा विषयों के बारे में चर्चा करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर असहनशीलता देश में पहले भी थी तो क्या आगे भी बनी रहेगी? हालांकि सरकार का मानना है कि ऐसी कोई समस्या देश में नहीं है, फिर भी जिन सांसदों को लगता है कि देश में असहिष्णुता बढ़ रही है, उनसे सुझाव मांगे जाएंगे कि इसे कैसे रोका जा सकता है। सबसे बड़ा सवाल आज यही है जो गृह मंत्री ने संसद में उठाया। असहनशीलता आखिर क्यों है और उसे खत्म करने का उपाय क्या है? क्या सिर्फ संसद में चर्चा करने भर से असहनशीलता खत्म हो जाएगी? क्या कुछ लेखकों, इतिहासकारों और कलाकारों के पुरस्कार लौटाने से देश का माहौल सुधर जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इंटॉलरेंस नहीं दिखाएं, सुन ले एक दूसरे की बात। असहनशीलता, ये शब्द इन दिनों जितना सुनने को मिल रहा है, शायद ही कोई शब्द सुनने को मिल रहा होगा, और बहस इस पर होना लाजमी है। हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं पवन सिन्हा, आध्यात्मिक गुरु, रागिनी नायक, कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सरदार आरपी सिंह, नेशनल सेक्रेटरी बीजेपी के हमारे साथ जुड़े हैं, मौलाना खालिद सूफिया निजामी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं पवन जी के पास चलूंगी। पवन जी, अभी अभी हमने समाजवादी पार्टी का जो बयान सुना, मुझे लग रहा है कि उससे सेंसिबल बयान हाल फिलहाल में हमने नहीं सुना कि तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। ये देश ना कभी असहनशील था, ना कभी होगा। बिल्कुल, और अगर इसको इतिहास की दृष्टि से देखें तो ये समझ में आएगा, जो मेजोरिटनिज्म की बात भी करी पार्लियामेंट में, ये बात बेमानी है। इन बातों का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि किसी भी समाज को आप जब देखते हैं तो 1000-2000 साल के इतिहास से देखते हैं, और ये समाज एक ऐसा समाज है जिसने हर व्यक्ति को अपने साथ बिठाया है, उसे स्वीकार किया है, और थोड़े बहुत मुद्दों को लेकर अगर बहुत बड़ा बवाल मचाया जाता है तो इसका सीधा सा एक अर्थ है कि हम उससे कोई पॉलिटिकल बेनिफिट्स लेना चाहते हैं। अलबत्ता जहां तक भारतीय समाज की हम बात करते हैं, आप 2000 वर्ष के इतिहास में देखिए, शायद ही दुनिया में कोई ऐसा देश होगा जहां पर जो समाज अपनी सत्ता, अपनी आर्थिक व्यवस्था के साथ जी रहा था, उसने सबको एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के बाद उसके साथ सहजीविता के सिद्धांत पर काम किया। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ, और कहीं भी लॉज में कोई बड़े फेरबदल करने भी नहीं पड़े। तो लिहाजा सभी लोगों को यह सोचना चाहिए कि तिल का ताड़ नहीं बनाया जाए, इससे तो असहिष्णुता और फैल जाएगी।
जो अगर नहीं भी होगी तो और उसे बढ़ावा मिलेगा। रागिनी, तिल का ताड़ ना बनाया जाए, आप सहमत हैं इससे? देखिए 2-3 बातें यहां पर समझनी पड़ेंगी। ये किसी भी व्यक्ति का आरोप नहीं है कि भारत असहिष्णु देश था, असहिष्णु देश है और असहिष्णु देश रहेगा। बात यह है कि एक विषाक्त विचारधारा के चलते भारत के माहौल को डर और भय से व्याप्त किया जा रहा है और असहिष्णुता का माहौल फैलाने की कोशिश की जा रही है। अब आप ध्यान दीजिए, बाबरी से लेकर दादरी तक भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की शह पर देश में धर्म उन्माद का राष्ट्रव्यापी माहौल बनाने की कोशिश की गई, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। उसी के साथ साथ आज जो एक खास बात देखने में आई है वो ये है कि जिसे हम आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं, जिसे गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, जिसे हम विविधता में एकता या अनेकता में एकता की दृष्टि से देखते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशनल रेजीम पर प्रहार करने की कोशिश हो रही है। और ये प्रहार बार बार देखने में आए तो मंत्रियों की तरफ से आ रहा है, जो कहते हैं कि अगर सरकार के विरोध में स्वर गूंजे तो वो राष्ट्र विरोध के रूप में उसे देखना चाहिए, जो कहता है कि यदि आप सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हैं तो आपको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। क्या इसे आप सहिष्णुता का प्रमाण कहेंगे? हाल ही में शाहरुख खान, आमिर खान, ए.आर. रहमान, जो कि अल्पसंख्यक समूह से आते हैं, उन्होंने जब विरोध की आवाज उठाई तो उन पर जिस तरीके की छीछा लेदर हुई, उनके व्यक्तिगत मसलों को जिस तरह से सार्वजनिक रूप में उछाला गया, वो भी कहीं ना कहीं बताता है कि असहिष्णुता का माहौल किस तरह से बढ़ता जा रहा है। क्या सबका साथ सबका विकास में इस देश के कलाकार, साहित्यकार, विचारक, वैज्ञानिक, इस देश का गरीब गुरबा, इस देश के अल्पसंख्यक नहीं आते हैं? मैं समझती हूँ ये देश की जनता रागिनी भारत की रागिनी चर्चा होनी आपने चाहिए, जो तमाम बातें कही, आपने जो चाहिए। तमाम बातें कही उसका जवाब मैं बीजेपी से लूंगी, क्योंकि कई सारी बातें आपने बीजेपी की तरफ पॉइंट किया, लेकिन जो आपका ये कहना, ये पॉइंट है कि क्या कलाकार को अपना मत रखने की इजाजत नहीं अगर वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आमिर खान या शाहरुख खान को इतना बड़ा सुपरस्टार इसी देश ने बनाया, इतने बड़े सुपरस्टार्स वो इस देश में बने हैं। आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, ये तमाम लोग कला ने भी बनाया, आइकॉन, उनकी कला ने और इस देश की जनता ने बनाया। अगर उनके फैंस, उनकी ऑडियंस नहीं होती तो क्या वो इतने बड़े स्टार होते? उन्होंने इस देश को विश्व की जनता ने, इस देश की जनता ने उनके धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। सरदार आरपी सिंह जी, तरह से मुसलमान कलाकारों ने भी बनाया, सरदार आरपी सिंह, पर बार बार उन पर यह एहसान जताने की कोशिश करना मैं समझती हूँ गलत है। सरदार आरपी सिंह, मैं रागनी से एक बात पूछना चाहता हूं कि आमिर खान और शाहरुख खान की बात करते हैं, हम लोग क्या जनरलाइज करें इशू को? आमिर खान ने पीके पिक्चर बनाई, उसमें डटकर हिंदू धर्म के या बाकी धर्मों के लोगों को डटकर कोसा, डटकर उनकी बुराइयां कुरीतियों के बारे में चर्चा चिंता करी। क्या देश में किसी ने कुछ कहा? उस फिल्म पे 300 करोड़ का कमाया आमिर खान ने। बाबाओं को शाहरुख खान इसलिए बोले कि उनको ईडी का नोटिस इशू होने वाला था। संवाद स्थापित करने के लिए मैं माफी चाहता हूं बहन रागनी, तो वो रॉन्ग नंबर है। आप बोल रहे थे, मैं बोल रहा था यही। देखिए आप कौन इंटॉलरेंट है, आप हैं या मैं आऊं? आप इतनी देर बोले, मैं एक बार नहीं बोला आपके बीच में। अच्छा, सुनने की शक्ति रखिए थोड़ी सी। ये जो आप इंटॉलरेंट का बाजा बजा कर इंटॉलरेंस कर रहे हैं, इसको बंद करिए। ठीक है सिंह साहब, बोलिए, पॉइंट रखिए अपना। अरे भाई आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं कह तो रही हूँ, बोलिए। जितनी घटना, मैं एक घटना बता दीजिए जिसमें केंद्र की सरकार को जिम्मेवार ठहरा सकते हो। ये घटना होती है कलबुर्गी में, कलबुर्गी घटना होती है कर्नाटक के अंदर, डबोलकर की घटना होती है महाराष्ट्र के अंदर। तो उसके और जबकि जहां पे कांग्रेस की सरकार थी उसकी जिम्मेवार केंद्र सरकार है, वहां पे देश में इंटॉलरेंस हो रही है तो इनके वो केंद्र सरकार को बदनाम करेंगे। एक घटना बता दीजिए। और ये बाबरी की चर्चा कर रहे थे, थोड़ा पीछे चले गए थे 8 साल और 84 के अंदर वो कैसे भूल गए? उसके बाद मुजफ्फरपुर जो हुआ वो कैसे भूल गए? तो इसलिए ये जो एक तरफा सोच, जो एक तरफ बनाकर ये देश का नुकसान कर रहे हैं, ये कोई पार्ट बीजेपी का नुकसान नहीं कर रहे, ये पूरे देश का नुकसान कर रहे हैं। ठीक है रागिनी, जवाब दीजिए। देखिए सरदार आरपी सिंह जी, 1984 के दंगे हुए, ये तो तथ्य है, मैं इसे नकार नहीं सकती। उसके बाद खुशवंत सिंह जी ने अपने सम्मान को लौटाया। कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं कहा कि ये षड्यंत्रकारी व्यक्ति है।
इसने सुन लीजिए कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं कहा कि ये षड्यंत्रकारी व्यक्ति है, ये देश और राष्ट्र के खिलाफ राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं। हमने उनकी असहमति को भी स्वीकार किया। क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप असहमति को स्वीकार करें? बिल्कुल नहीं है। अब दूसरा उदाहरण लीजिए, 2002 में जब गोधरा कांड होता है, वहां नृशंस हत्याएं होती हैं, तब राज्य सरकार की जिम्मेदारी याद नहीं आती आपको, लेकिन दादरी के बाद आप उत्तर प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं, आप कलबुर्गी के बाद कर्नाटक सरकार को जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं। ये दोहरे मापदंड की राजनीति आप कब तक करके लोगों की आंखों में धूल झोंकेंगे? आज देश की जनता चाहती है कि वो क्या पहने, क्या खाए, क्या पिए, शादी करें, किससे संबंध बनाए, किसके साथ रिश्ते रखें, क्या सोचे, किस विचार की अभिव्यक्ति करें, किसकी आजादी के ठीक है, क्योंकि एक ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद मैं मौलाना खालिद सूफिया निजामी के पास चलूंगी। इस छोटे से ब्रेक के बाद हमारी ये बहस जारी है। बीच में इसमें आपका एक बार फिर स्वागत है और हम चलते हैं मौलाना खालिद सूफिया निजामी के पास। मौलाना साहब, आपका क्या विचार है? ये जो असहिष्णुता पे बहस चल रही है लगातार, आपको नहीं लगता कि ये बेईमानी है? इस देश में टॉलरेंस कूट कूट कर भरी हुई थी और है। नहीं, देखिए, ये बात तो मैं समझता हूं कि मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता हूं कि इस मुल्क में अंदर, माफ कीजिएगा मेरी आवाज रिपीट हो रही है। आप कहिए, आप अपनी बात रखिए। जी, हम तक ठीक पहुंच रही है आपकी आवाज। देखिए, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि ये जो इंटॉलरेंस इस मुल्क में नहीं बढ़ रहा है। यह हकीकत है कि इस मुल्क में इंटॉलरेंस बढ़ा है और मैं की शुरुआत जो हुई है वो मोहसिन सादिक शेख की हत्या से लेकर और फिर महाराष्ट्र में जो बीफ को लेकर बड़ा बवाल होता है, उसके बाद दादरी का वाकया होता है और शामली में एक युवक को सिर्फ बीफ के शक में उसकी हत्या कर दी जाती है। हरियाणा के अंदर एक दलित परिवार की हत्या कर दी जाती है। फिर जो मुख्तलिफ बयानात मुसलसल आते जा रहे हैं और फिर ये ऐसे लोगों की जुबान से आ रहे हैं जो कोई आम आदमी नहीं है कि जिनका शुमार हम ना करें, बड़े ओहदों पर फाइज, बड़े जिम्मेदार लोगों के बयान हैं। तो ऐसी सूरत में अगर हम ये कहें कि इंटॉलरेंस नहीं बढ़ रहा है तो ये गलत होगा। यकीनन इंटॉलरेंस है हमारे मुल्क में और जो लोग उसकी मुखालिफत कर रहे हैं यकीनन वो कानूनी हक रखते हैं उसकी मुखालिफत का। पवन जी, देखिए, मैं यहाँ पर एक चीज खास कहना चाहूंगा। ये जो इंटॉलरेंस की बात हो रही है, असहिष्णुता की बात हो रही है, अब इसे गहराई से समझने का वक्त आ गया है, नहीं तो समाज बहुत दूसरे ढर्रे पर चला जाएगा। बिल्कुल। एक इंटॉलरेंस है जो हमारे मानस का असहिष्णुता है, असहिष्णुता है, यानी बच्चा माता पिता से बुरा व्यवहार कर रहा है, शिष्य गुरु से बुरा व्यवहार कर रहा है। एक वो इंटॉलरेंस है जिसमें एक कार के जरा सा सामने से कोई आके खड़ा हो जाता है तो रोड रेस जैसी घटनाओं में लोग मार दिए जाते हैं। यह इंटॉलरेंस बढ़ रही है, यह चिंता का विषय है और इस पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। खास तौर से जो हमारे टीनेजर्स हैं, हमारे जो यूथ हैं, उनके अंदर गुस्सा जो भर रहा है, धैर्य जो कम हो रहा है, उस पर सोचने की जरूरत है। उस पर ज्यादा सोच हो नहीं रही है। सोच किस पे हो रही है कि हर चीज 8 महीने से बढ़ रही है, 12 महीने से बढ़ रही है, जबकि यदि उस पर्सपेक्टिव में बात करेंगे तो वह चीज तो 1909 से मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के बाद से मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। 1929 के बाद से वो चीज और बढ़ी, डायरेक्ट एक्शन डे के बाद से वो चीज और बढ़ी, 47 में हमने उसका खमियाजा देखा, 1947 के बाद से वो और बढ़ी। देखिए, अगर हम पॉलिटिकली बात करेंगे तो हमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जाना पड़ेगा और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो बहुत लंबा इसका इतिहास है, लिहाजा उसे वहां खत्म करें। कोई चीज 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने में नहीं हुई है। ठीक है पवन जी, रोक रही हूँ आपको। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। रागिनी, ब्रेक के बाद आपका रिएक्शन। बीच बहस जारी है। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। सीधे चलते हैं मौलाना खालिद सूफिया निजामी के पास। रागिनी से हमारा संपर्क कर चुका है। मौलाना साहब, जो पॉइंट पवन सिन्हा जी ने रखा कि अगर असहिष्णुता की बात करनी ही है फिर तो फिर हमें इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जाना पड़ेगा, 1909 में जाना पड़ेगा, उसके बाद के सालों में जाना पड़ेगा, जब वक्त वक्त पर ऐसी घटनाएं और ऐसी चीजें हमने इस मुल्क में देखी हैं। क्या कहेंगे आप? शीतल, 1909 नहीं, अभी देखिए, बिल्कुल सही है। देखिए, मैं आपसे एक बात बता दूं
कि देखिए जो माहौल इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है, आप उसको पिछले जो माहौल हमारे हिंदुस्तान में गुजरा उससे कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि दंगा फसाद ये एक अलग चीज है। ये क्यों कंपेयर नहीं कर सकते? वो भी हमारा देश था, हमारी धरती थी, हमारे लोग थे, क्यों अब ये कोई मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, ईरान या इराक की मिसाल दे रहा हूं। आज की जो इंटॉलरेंस है, असहिष्णुता है, वो एक इत्तेफाकी वाकया होता है जो हो जाता है, मुस्लिम बहनों ने उसमें टारगेट नहीं किया जाता है। लेकिन आज के दौर में अगर आप देखेंगे तो ये कहा जाता है कि अगर कोई बीजेपी को वोट नहीं दे तो वो पाकिस्तान चला जाए, जो हिंदू की एक लड़की को ले जाएगा मुसलमानों की 100 लड़कियां ले जाई जाएंगी। अगर यहां तक के जो हमारे बड़े ओहदों पर फाइज ठीक है मौलाना साहब, सिंह साहब आखिरी कमेंट आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे, कुछ सेकंड से आपके पास। कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब मुसलमान होने के साथ साथ राष्ट्रभक्त हैं, ऐसे बयानात को आप पहले से कंपैरिजन नहीं कर सकते। ठीक है मौलाना साहब, मौलाना साहब 70 यार मुसलमान बहनों ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जी को, ये कहने के लिए कि उनके लिए भी सिविल राइट वैसे होने चाहिए बाकी जैसे बहनों के लिए देश के अंदर है। मुझे पता है, समाज के अंदर पता है जी, बहुत अच्छी तरीके से पता है। चलिए, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे शो का वक्त खत्म हो चुका है। मेरे ख्याल से ये सवाल हमें जनता के बीच ही छोड़ देना चाहिए। उन्हें क्या लगता है समाज में जो रहते हैं कि असहनशीलता है कि नहीं है, बढ़ी है कम हुई है, ये जनता तय करेगी। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस बहस में इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक से पहले आपको बता दें 6 बजे देखिए सुपर 60, 6:30 बजे देखिए पाकिस्तान रोएगा ऑस्ट्रेलिया खोएगा, और 7 बजे देखिए विधानसभा में केजरीवाल की जयकारी। ब्रेक के ठीक बाद